लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। लखनऊ में हम मौजूद हैं और लखनऊ का सियासी पारा बहुत गर्म है। हालांकि मौसम बहुत सर्द है। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मिराजुद्दीन सिद्दीकी साहब। कई अखबारों में संपादक रहे हैं, लगभग 3 दशक से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लिखने में ज़्यादा विश्वास है। इनसे जानने की ये कोशिश हम लोग करेंगे कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, किसकी बनेगी सरकार। आइए टटोलते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब अर्ज़ और सलाम। आपकी सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस और अपकमिंग नए साल की बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ये जो सवाल था मेरा, कौन होगा मुख्यमंत्री, किसकी सरकार बनेगी, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। एक पुराना दोहा है, लेकिन भारत की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बहुत फिट बैठता है। मैं कहता चलूँ, जाकी जैसी भावना प्रभु मूरत वैसी देखी। असल में उत्तर प्रदेश में कहना कल भी मुश्किल था, आज भी बहुत मुश्किल है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री या किसकी होगी सरकार। वजह आपको साफ कर दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति कई टुकड़ों में या कई समीकरणों से चलती है। आप जानते ही हैं कि आज की दौर में हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज़ हो, प्रचार के माध्यम हो, टीवी अखबार हो, इनमें विज्ञापन हो, लाखों की भीड़ जो आती है उनको मैनेज करने के लिए रैलियां हो, गाड़ियां हो, कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित करने के लिए, जगह जगह ले जाने के लिए धन बल, बाहुबल और आज की डेट में कहूँ तो मीडिया बल, तीनों का प्रयोग होता है। मगर इन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनता क्या विकास के मुद्दों पे वोट देगी, या जो पुराना ट्रेंड रहा है उत्तर प्रदेश का कि साहब पूर्वांचल में कोई और जाति समीकरण है, अगर आप पश्चिमांचल यानी वेस्टर्न यूपी की बात करें, वहाँ जाति के समीकरण बिल्कुल अलग हैं। बुंदेलखंड जो एक बड़ा इलाका है, और आपके चैनल के माध्यम से बताता चलूँ कि बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा सूखे की मार झेल चुका है। दशकों से सरकारें आई और गई, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेता, लेकिन बुंदेलखंड में सूखे की समस्या, खेती की समस्या जस की तस है। इन सबसे बड़ा सवाल, क्या लोग जात पे वोट देंगे? अभी हमने 2 दशकों में देखा कि धर्म के आधार पे भी वोट हुए। नेताओं ने खुले मंच से, खुली रैलियों से कहा है, अमुक धर्म के लोग मुझे वोट दें, अमुक धर्म के लोग मुझे वोट ना दें। तो देखने का सवाल ये है कि किस आधार पे वोटिंग होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि हमको सबका साथ सबका विकास चाहिए, सबका वोट चाहिए, सबका विकास करेंगे। जब राशन बढ़ता है, जब सरकारी टैबलेट बढ़ते हैं, तो उसमें देखा नहीं जाता है कि कौन किस धर्म का है, किस जात का है, वो सबको मिलता है। इस पर बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, सरकारी योजनाओं का लागू होना और चुनाव के समय नेताओं का बयान आना, और उसके बाद उससे जुड़ी हुई एक चीज़ और बता दूं, आपने अलग अलग चैनल्स के और अलग अलग मीडिया संस्थानों के आपने सर्वेज देखे होंगे। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेता, सर्वेज आते रहते हैं। चुनाव के समय सर्वे आना और चुनाव के समय नेताओं का बयान आना, इन दोनों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत अलग चीज़ें हैं दोनों। नेता कहते हैं रूटीन मैटर में कि सबका साथ सबका विकास, या सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, या कहूँ कि ये रथ और किसी की बैलगाड़ी, सब चलता है। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, हर नेता जानता है मेरा कोर वोटर कहाँ है। आप किसको देखते हैं उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की अगली सरकार? क्या सरकार रिपीट करेगी या किसी अन्य दल की सरकार बनेगी? मुख्यमंत्री कौन होगा, आप क्या समझते हैं? ये सवाल तो बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पूछा है, और ये सवाल एक्चुअली कई बार मुझसे पूछा गया है, लेकिन मैं उसका जवाब सीधे ना दे के अक्सर टाल जाता हूँ। लेकिन आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप सन 1950 के बाद अगर देखें तो आज तक उत्तर प्रदेश में
कांग्रेस की सरकार जाने के बाद कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। तो अगर हम एंटी इनकम्बेंसी को लें तो इस समय वर्तमान में भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिसे आप लोग योगी सरकार भी कह सकते हैं। उनके आने की संभावना एंटी इनकम्बेंसी में तो नहीं है, लेकिन जैसे प्रयास शुरू किए गए हैं प्रधानमंत्री द्वारा खुद चुनाव की कमान लेते हुए, आज आपको बता दूं कि अमित शाह गृह मंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और चुनावी कमान और चुनावी कार्यकर्ताओं की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जी ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, जनसमूह बहुत बड़ा उभरा है, लेकिन क्या ये जनसमूह, ये रैलियों का वोट में तब्दील होगा? बड़ा सवाल ये भी है। आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को लोग देखने आते हैं? ये तो आपने स्टार प्रचारक वाली बात की, ये बात तो हमारे योगी महाराज पे भी लागू होती है। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के पास यही भीड़ थी, सेम भीड़ होती थी। राहुल गांधी को भी लोग देखने आते थे, अखिलेश यादव को भी लोग देखने आते थे। अखिलेश यादव के पास यही भीड़ हुआ करती थी जो उस समय भीड़ थी। उस समय अखिलेश यादव को वोट नहीं मिला। क्या इस बार ये भीड़ अखिलेश यादव को वोट देगी? देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा कि यूपी में एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है, यानी एक बार जो मुख्यमंत्री रहा वो तुरंत उसके बाद मुख्यमंत्री होकर वापस नहीं आता, या वो पार्टी जीत के नहीं आती। तो अगर आप बात कर रहे हैं 2017 की, तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, वो चुनाव लड़े, सही बात है, रैलियों में भीड़ थी और पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हर बार होता है, हर पार्टी करती है जो सत्ता में होती है। इस बार भाजपा है, ज़रूरी नहीं कि भाजपा वापस आए, और अखिलेश की रैलियों में जैसी भीड़ दिख रही है वो भीड़ वोट में कन्वर्ट ना हो। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूं, यहाँ मामला सिर्फ भाजपा, सपा, कांग्रेस, बासपा का नहीं है। एक और फैक्टर उभर के आया है जिसको आप असदुद्दीन ओवैसी या AIMM कहते हैं, जो कि जाति समीकरण, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया। जाति समीकरण से आप क्या क्या तात्पर्य है सर? किस तरह से आप जाति समीकरण की बात कर रहे हैं? देखिए, जाति समीकरण बहुत सीधा है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी नेता इसका नाम नहीं लेता है, लेकिन हकीकत यह है कि जाति आधारित समाज है उत्तर प्रदेश का या नॉर्दर्न इंडिया का, जिसमें जाति हटा के कुछ भी सोच पाना आसान नहीं। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो रिजर्वेशन है, जो शेड्यूल्ड किया गया है, वो भी अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग है। और चुनाव का जहाँ मामला आता है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जाति है, कितने उसके वोटिंग परसेंटेज है, वो किस क्षेत्र में है, उनका बिखराव है कि नहीं है, वो विधानसभा क्षेत्र में कितने आते हैं, इसके हिसाब से पूरी जनगणना हर पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में मौजूद होती है। उसी के आधार पे कैंडिडेट तय होते हैं, उसी के आधार पे वादे और रैलियों में चुनावी नारे दिए जाते हैं। ये स्पष्ट है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि किसी भी सवर्ण वोटर्स के विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में आप किसी भी बैकवर्ड को या मुस्लिम कैंडिडेट को देखेंगे किसी भी पार्टी से। आप देखेंगे कि जहां पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, या मैं कहूँ अल्पसंख्यकों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ हर पार्टी कोशिश करती भाजपा से इतर कि वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतारे जाएं। इसी तरीके से जिस जगह पर निषाद वोटर ज़्यादा हैं, या कश्यप वोटर ज़्यादा हैं, या यादव वोटर ज़्यादा हैं, तो निश्चित सी बात है पार्टियां कोशिश करती हैं कि उन्हीं जाति समीकरणों को ध्यान रखते हुए उन्हीं के बीच का एक कैंडिडेट उतारा जाए। ये एक सीधी गणित है जो उत्तर प्रदेश में लागू है। अभी आपने सुना मेराजुद्दीन सिद्दीकी साहब को, इन्होंने अपने विचार रखे, इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि बातों को ये टाल गए, लेकिन बात ही बात में चीज़ें निकल के आ गईं कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार किसकी बनेगी। इसी तरह की और बातचीतें और डिबेट कार्यक्रम मैं आपके बीच कर लाता रहूँगा। धन्यवाद।